नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनिल है। मैं शराबी हूँ। हाय अनिल। ईश्वर की ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रास्ते चलते हुए मैंने शराब नहीं पी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म शांति ग्रुप का तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सवेरे मेरी हनुमान जी से बात हुई थी। आज दिन मेरा बहुत बहुत बिजी दिन था। आज मेरे एक दोस्त के साथ मैंने आज 5वें कदम की शेयरिंग करनी थी। बड़ा लंबा समय लगना था, मुझे पता था, और मुझे काफी बोलना पढ़ना था, ये भी पता था। मैं आम हालात में कभी हाँ नहीं करता अगर ऐसा हो, क्योंकि मेरी आवाज मुझे समस्या रहती है। और पता नहीं क्यों अरमान की जब बात सुनी, हमारा ग्रुप में सोब्राइटी नए नए लोग हैं, मेरे से भगवान नहीं, पता नहीं क्यों मैं कहा ठीक है भाई, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और ये हम 3 साढ़े 3 बजे फ्री हुए थे। फिर मैंने उसके बाद लंच करके थोड़ा सा रेस्ट किया, देन वो मुझे अपने गले को आराम दिया, तो आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अरमान, मैं सर तो नहीं हूँ, उम्र में बड़ा हूँ। मुझे आप मेरे मेरे मैं इसलिए ये नहीं कहते कि आप मुझे तू तड़ाक कहो, और मैं सर भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। ये जो आज मैंने बड़ी सहजता से अपने आप को शराबी कह दिया, अनिल शराबी, इतना सहज होता नहीं है। ये अब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में आकर इस शब्द को बड़े आराम से और सहज से ले लेते हैं। शराबीपन, शराबीपन बीमारी है, शराबी, ये शब्द जब हम शराब पी रहे होते तब भी, और जब नहीं पी रहे थे तब भी, इन शब्दों से बड़ी घृणा थी, बड़ी नफरत थी। जब मैं बहुत बुरे हालात में भी था तब भी मैं शायद इन शब्दों को कभी सहन ना कर पाता, क्योंकि अज्ञानता या पता नहीं था। अज्ञानता भी तब है कि हमारे देश में अभी भी लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और बुरे हाल में है। लेकिन कितने लोगों को अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिल गई है, या कितने लोग इस संस्था से जुड़कर ठीक हो गए हैं। ये हमें बताता है कि अभी भी बहुत कम लोगों को हमारे बारे में पता है। ठीक होने के और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो रास्ता है अभी भी टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी हमने उसको कुरोदा भी नहीं, छुआ तक नहीं है। लोगों को पता ही नहीं हमारी संस्था के बारे में। इसलिए बहुत ज्यादा अभी भी हमें काम करना है। हमारी ये जो शराबीपन, जिसे अब हम बीमारी कह सकते हैं, मैं बचपन में मैंने किसी को शराब पीते हुए देखा नहीं था कभी भी। और मैं 19 साल तक की उम्र तक मैंने किसी भी शख्स को अपने परिवार में भी शराब पीते हुए नहीं देखा था। मेरे मेरे पिताजी, मेरे ताया, कोई भी, मेरे मेरे दादाजी तो वो राधा स्वामी थे, उनका तो मतलब ही नहीं। वैसे भी हमारे घर में सिगरेट और शराब नहीं पीती थी, वरना मेरे पिताजी सिगरेट पीते थे, वो चोरी चोरी पीते थे घर में, ना बच्चों के सामने पीते थे, ना अपने पिता के सामने पीते थे। ऐसा हमारा माहौल। एक बार हमारे घर में कोई ज्योतिषी आए। मैं 9-10 साल का रहा होगा। मैं अपने बचपन में बहुत धार्मिक विचारों वाला था। मंगलवार को व्रत रखना, हनुमान जी के मंदिर जाना, ये एक आम बात थी। माता पिता की के शाम को उनके दबाना, उनको बिना दबाए उनके लिए बिस्तर बिछाना। छोटे छोटे हम बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, वेरी ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पिताजी टेलीफोन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट थे, और हम 5 बहन भाई थे। हम बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा
पढ़ाई में भी बहुत बहुत होशियार था, बहुत ज्यादा। सब लोग बड़ा प्यार करते थे। वो ज्योतिषी कहने लगा मेरी माँ से कि ये बंदा जवानी में व्यभिचारी बनेगा, बहुत व्यभिचारी बनेगा, ये मांस, शराब, औरत, ये सब कामों में लिप्त रहेगा, ये बंदा कैरेक्टरलेस बनेगा। वो उसकी बात सुनकर मैं इतना गुस्से में आ गया था, क्योंकि मैं वाइल्ड, अपने उस वक्त मैं छोटा था, दिमाग में ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं। और जो मैं अपने माता पिता की सेवा करना, धार्मिक कामों में जुड़े रहना, वो मेरे दिमाग में हो नहीं था, ये बंदा कैसे कह सकता है। और हुआ ये, जैसे ही मैंने जवानी में कदम रखा, 19 साल तक, हालांकि मैं बीच में हॉस्टल में भी रहा, प्रोफेशनल कॉलेज में था मैं, वो कोई कारण थे, मैं ना तो सिगरेट पीने वाले को, ना शराब पीने वाले को अपने कमरे में आने देता था। मुझे याद है एक मेरा रूम पार्टनर था, उसने शराब पी ली थी, तो हमने उसको बांधकर बहुत मारा था, बहुत मारा था। यानी कि मुझे शराब से इतनी ज्यादा नफरत। जब मैं कॉलेज से पढ़कर निकला, मेरी 19 साल की उम्र थी, और मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। हालांकि जो मैं बनना चाहता था जीवन में, वो मैं बन नहीं पाया था। मेरी आशाएं कुछ और थी, लेकिन पिताजी की आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वो मुझे बाहर किसी कॉलेज में अपने खर्चे पर पढ़ा सकते। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग नहीं करने दी, और जिस कॉलेज में मैं गया वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, मैं उस वजीफे करके पढ़ गया। तो पिताजी को कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। मुझे उस वक्त अपने पिता से रंजिश रही, इन्होंने मुझे मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया। हालांकि मैं उस वक्त ना तो दिमाग काम करता था, ना ही ये सोची थी कि वो पिता जिसके 5 बच्चे हैं, उन्होंने 3 लड़कियां, उनकी शादी करनी है, एक एक छोटे से पौधे पर होकर वो ऐसे कैसे कर सकते। मुझे इन बातों को कोई मतलब नहीं था। खैर, मुझे नौकरी लग गई, और नौकरी लगते ही मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, और बेतहाशा हमने प्यार किया। मैं उस वक्त 19 साल का था, और वो लड़की शायद 16 साल की रही होगी। हम लोग वेट करते रहे कि मैं 21 साल का हो जाऊंगा, वो 18 साल की हो जाएगी, हम लोग शादी कर लेंगे। ये एक जैसे जवानी में ऐसे ऐसे था। मैं शराब नहीं पीता था, शराब पीता था एक बार, मुझे शुरू में, मैं बताता हूँ उसका भी। लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये फ्लॉप हो गया हमारा। वो जो होता है अक्सर हमारे समाज में, माँ बाप हट जाते हैं, और ठीक भी हटते समझ आती है, क्योंकि मेरी आदत, वो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। पहली बार मैंने देखा, शराब नहीं पीता था, लेकिन वो जो लक्षण थे वो कैसे डेवलप होते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा। मैं बचपन से ही बड़ा जिद्दी किस्म का बच्चा था। जो काम कल होना है, मैं चाहता था अभी क्यों नहीं हो सकता, अभी इसी वक्त होना चाहिए। मैं एक जिद्दी इंसान था, जो वक्त से पहले अपनी चीजों को मनाना चाहता था। माँ बाप तो मना देते, माँ बाप तो मेरी हर, वो मैं घर में सबसे छोटा था, जितने भी उनकी हैसियत होती है, उस हैसियत से ज्यादा ही वो कुछ कर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे ये जीवन मेरी शर्तों पे चलेगा, मैं जब भी चाहूंगा, जो भी चाहूंगा, उसको हासिल कर सकूं। ये बात मैंने जीवन में लागू करनी शुरू कर दी, और ये मुझे सबसे पहला खमियाजा भुगतना पड़ा जब मैंने घर से भागकर शादी की। आई आई बिकेम सो इम्पेशेंट। मेरे बड़े भाई की शादी होनी थी, बहनों की शादी होनी थी, उस लड़की के बड़े भाई बहन थे। हम
ये वेट करें कि समय आएगा, समय पर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो मेरा उतावलापन, वो मेरा समय से पहले मेरी चीजें बात मानी चाहिए, जो मैं कहता हूँ वो होना ही चाहिए, उसने मुझे पहली चोट दी। वो सब कुछ फ्लॉप हो गया, सब कुछ गिर गया। मैंने जीवन में शराब टकी, शराब मैंने पहले भी टकी। मैं जब मेरी नौकरी लगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो नौकरी चाहता था वो नहीं मुझे मिली। मुझे नौकरी गाँवों में मिली, और गाँवों में भी जो नौकरी मुझे मिली वो मेरी रुचि की नहीं थी। मैं शहर का पला बड़ा था, और मेरी मेरी बेसिक ख्वाहिश थी व्हाइट कॉलर जॉब। ये व्हाइट कॉलर जॉब नहीं थी, ये मुझे फील्ड जॉब थी। मुझे गाँवों में जिम्मेदार फार्मर के साथ काम करना। इट वॉज अ वेरी रफ काइंड ऑफ अ जॉब। और जैसे पंजाब में उन दिनों लगभग शाम पड़ते हर बंदा शराब पीता है, और वहां मेरे जैसा, मैं अंधाड़िया छोटा था, 19-20 साल का शहरी लड़का, वो अनफिट सा हो रहा था, मिसफिट हो रहा था। उसको अपने आप की वो जो मेरी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स था, मेरा कद छोटा था, मैं उम्र में छोटा था, वो बड़े बड़े लोगों से मेरा जब जब बड़ा वास्ता, तो मुझे उनके साथ उन जैसा बनने के लिए शराब पीनी पड़ी। और जब ये हादसा हो गया मेरे साथ, तो मैं शराब का सेवन दिन में भी करने लगा। मुझे मुझे ये लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बड़ी यंग एज में मैं ऐसा लगता है कि मैं शराबी बन गया। उस वक्त पता नहीं था, मेरी उम्र 21-22 साल की रही होगी, 22 साल की। मेरी माता पिता को पता चला, उन्होंने कहा बाहर बदनामी होती है, तुम घर में पी लिया करो। मैं हालांकि अपने घर से 30-35 किलोमीटर दूर जाता था नौकरी करने, डेली जाता था, शाम को आ जाता। धीरे धीरे मैंने घर में आना छोड़ दिया, मैं वहीं गांव में रहने लगा, क्योंकि मुझे घर में अच्छा नहीं लगता कि मैं एक घुटकर शराब पीऊं। वहां मेरा खुला एटमॉस्फेयर था, वहां वहां और कोई था भी नहीं, कोई टोकने वाला रोकने वाला। वहां मैं घर आना बंद कर दिया, मैं महीना महीना घर नहीं आया करता। मेरी माँ, मेरे बाप, उनको उनको इस बात का बड़ी धक्का लगा कि एक हमारा होनहार बच्चा किसी गलत रास्ते में चले। उन्होंने बड़ी कोशिश की उस लड़की को मनाने की, लेकिन वो बात बनी नहीं। उन्होंने मेरी शादी कर दी, मेरी शादी कर दी, और ये सोचकर कि ये लड़का सुधर जाएगा। अक्सर हमारे परिवारों में, एक तो हमें पता नहीं होता कि ये शराबीपन में फंस गया है। ये अज्ञानता तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, जब तक हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आते। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि इसकी शादी कर दो तो ये सुधर जाएगा, उसके साथ एक और जीवन बर्बाद कर दो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरी शादी की गई, वो भी लड़की जिस घर से थी, वो उनके घरों में भी शराब नाम की कोई चीज नहीं थी। वो दुकानदार आदमी काइंड ऑफ अ पर्सन थे। वो जब उसने देखा अपने घर, वो बेचारी बड़ी दुखी और बड़ी हैरान हो गई कि मैं कहाँ फंस गई। हालांकि मेरी शराब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन मैं डेली शराब पी रहा था। ये उसके लिए एक सदमा था, क्योंकि हर औरत का एक सपना होता है। और मुझे जब मेरी शादी हुई, मुझे मेरे दिमाग में वो पुरानी औरत घूमती थी, वो पुरानी लड़की घूमती थी। मैं इसको अपने मन में समा ही नहीं सका। एक एक रिलेशनशिप, एक वासना, वो एक था कि मेरी पत्नी है, इट्स एन कमोडिटी, एंड दैट्स ऑल। मैं 23 साल की उम्र थी मेरी, वेरी यंग, वेरी यंग। खैर जीवन चलता रहा, शराब भी आती चलती गई, और जैसा मेरा चलन है, जैसे मेरी आदत है, जैसे मैं करेक्टर है, मैं अपनी पत्नी से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे वो जिस प्यार की मैं जिसको जिसको मैं प्यार डिफाइन करता था अपने हिसाब, वो ठीक नहीं था।
लेकिन मुझे लगता था कि वो प्यार जिसे मुझे चाहिए था, जिसकी मैं तलाश कर रहा था, वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला। और वो प्यार अपनी पत्नी में तलाशने की बजाय मैं अन्य औरतों में तलाशना शुरू कर दिया। और ये जीवन में शराब आने का बहुत बड़ा कारण बन गया। मैं ज्यादा शराब पीने लगा क्योंकि उलझने बढ़ती गई, डोमेस्टिक प्रॉब्लम बढ़ती गई, घरेलू जीवन, वैवाहिक जीवन में डेफिनेटली जहाँ ये मेरे जैसे चाल चलन का बंदा होगा वहां उलझने बढ़ेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जहां जहां होगा वहां वहां घर ठीक नहीं होगा, घर में अशांति आनी बड़ी स्वाभाविक है। और हुआ भी है, मेरा घर बर्बादी की तरफ चलने लगा। मैं सरकार में था, सरकारी नौकर था। ईश्वर की कृपा ये हुई थी कि मुझे बड़ी जल्दी गेस्टेड रुतबे का पोस्ट मिल गई। मैं 29 ईयर्स का था, मैं क्लास 1 ऑफिसर बन गया था। मेरे पास सरकारी गाड़ी सब कुछ था। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मेरा घर इतना अशांत था, इतना गंद था उस घर में। मेरी 2 बेटियां थी और ये मेरी पहली बेटी, मेरे पहले लड़का हुआ 75 में, वो मर गया, वो जन्मते ही मर गया। और मैं जब तक ये मुझे पता नहीं था, मैं 75 से लेकर 97 तक अपनी माता को दोष देता रहा कि इसने, इस औरत करके मेरा लड़का हुआ था वो मर गया। इसने मेरी वाइफ जो डिलीवरी की डेट थी उस पर ध्यान नहीं दिया, बजाय एक अच्छे अस्पताल के लेके जाने के लिए इसने मोहल्ले की वो होती है नर्सेज, जो दाई दाई जिसको बोलते हैं, उनको बुला लिया और वो जन्मते ही मर गया। एनीवे आई थॉट एंड आई वाज वेरी रिजेंटफुल एट माय मदर। और मुझे लगा फिर मेरी दूसरी लड़की हो गई, एक लड़की हुई, उसके बाद दूसरी लड़की हो गई। मुझे लगा यार जीवन में कुछ नहीं है, बकवास। नौकरी मेरी पसंद की नहीं, लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरी नहीं हुई, वो जीवन बड़ा एक सेटबैक हुआ। और अब लड़का हुआ वो मर गया। हमें मुझे ऐसा लगने लगा भगवान बड़ा अन्यायी है, भगवान अन्याय कर ही नहीं सकता, उसको वो मुझे मेरे साथ जुल्म करता। और मैं शराब, औरत और पैसे में फंसता चला। रिश्वत का मुझे मौका मिलता, मैं रिश्वतखोरी करता दूसरी औरत के साथ। ये नहीं कि मैं वैश्यावृत्ति में था, नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं वैश्यावृत्ति में नहीं था, मैं परमानेंट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में चला गया। और मैं वो जो औरत मैरिड थी उसका घर भी बर्बाद कर रहा था, अपना तो कर ही रहा। लेकिन शराब के नशे में मुझे कुछ भी, सब कुछ ऐसा लगता था कि मैं ठीक कर रहा हूं। हमारी किताब में जब डॉक्टर सिल्कवर्थ लिखते हैं कि आदमी और औरतें इसलिए शराब पीती है कि उनको इसका असर अच्छा लगता है, और कुछ समय बाद वो झूठ और सच में वो फर्क नहीं जान, अंतर नहीं जान पाते। इसीलिए बिल्कुल 100% ऐसा ही होता है। और मैंने बाद में पाया कि तकरीबन सब शराबियों में ऐसा ही होता है। मैं हर चीज को जो असामाजिक है, जो अधार्मिक है, उस चीज को मैं अपने हिसाब से जस्टिफाई करके उसको उचित ठहराता रहा। और मैं अपनी वाइफ पर तशद्दुद करता रहा, जुल्म ढाता रहा। और एक स्टेज आ गई थी जब मैं ये चाहता था कि ये मुझे छोड़कर चली जाए, ये छोड़कर चली जाए, ये पागल हो जाए, बीमार हो जाए, कहीं चली जाए, ताकि मैं और खुला हो जाऊं। और मैं अपने परिवार के साथ रहता था। चंडीगढ़ में हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। मैंने अपना ज्वाइंट फैमिली का घर अपने पिता को लड़कर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पिता ने कहा बेटा तू अपनी पत्नी पे जुल्म बड़े करता है, हम लोग बड़ा दुखी होते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, समाज में भी नहीं लगता। रात को 12-12 बजे तुम्हारी आवाजें आती है और तू
और तू मारता भी है, हमें पता है। ये चलेगा, ये हमारी बदनामी होती है। मैंने बजाय इसके कि मैं उनसे माफी मांगता या शर्मिंदा होता या कहता पिताजी आगे से नहीं होगा, मैंने सवेरे 5 बजे का समय था, मैंने कहा जी आप संभालो अपना घर, आप बहुत बड़े बने बतो मालक, मैं इसी वक्त घंटे 2 घंटे के अंदर आपका घर छोड़ रहा हूँ। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी, मेरे माता पिता दुनिया में नहीं रहे, वो बेचारे मेरे पैरों पे गिर गए। अनिल ने तो गुस्से में मैंने कह दिया था तू ना जा। मैं अहंकार का मारा, मैं अपनी बच्चों को लिया, पत्नी को लिया, 2 चाची लिए और मैंने घर छोड़ दिया और जाके चंडीगढ़ में ही किराए के मकान पर रहने लग पड़ा। ये मेरा करेक्टर है और मुझे खुली छूट मिल जाए, ये मुझे हमेशा चाहिए, ताकि मैं अपनी पत्नी पर जुल्म कर सकूं, दूसरी औरतों के लिए आने का रास्ता खुल जाए, मेरी मनमानी चले, मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ वैसा जीऊं, कोई रोक टोक मुझे पसंद नहीं। ये चलता रहा। मेरी 2 बेटियां थी, बड़ी हो गई, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था इतना गैर जिम्मेवार कोई व्यक्ति। और देखिए, मैं सरकार में बड़े सीनियर रैंक पर पहुंच गया था। 92 में मैं डिप्टी डायरेक्टर रैंक तक चला गया था। इट वॉज वेरी, मैं हेडक्वार्टर में था, बड़ा जिम्मेवारी पोस्ट थी। उसके बावजूद भी मेरा सारा व्यवहार दफ्तर में, घर में, हर जगह समाज में असामाजिक व्यवहार। वो अगर उसको गैर कानूनी भी कहे तो कोई कम नहीं था, क्योंकि मैं हर चीज गैर कानूनी भी करता था। पत्नी को मारना, रिश्वत देना, दूसरी औरतों के साथ एडल्ट्री, ये सब कुछ। और शराब 24 घंटों का काम हो। मैं सवेरे पीता था, दफ्तर में पीता था, और दफ्तर वालों को पता था, मेरे बॉसेस को, उनको ये पता था कि इसको 12-1 बजे तक काम करवा लो, इसने फिर पीनी है, फिर काम नहीं करेगा। मैं एक्स्ट्रा ओवर इंटेलिजेंट ऑफिसर था, सारा महकमे का भार उठा लेता था, इसलिए उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बॉसेस वर ओनली इंटरेस्टेड कि इसको, इससे काम निकलवाया जाए। वो आप मौज करते थे मेरे से, वो रिश्वतखोरी का जरिया बना रखा था, और काम निकलवाओ, जो काम है मुझको काम करवा लो, फिर कहते जा यार अब तो पीनी पी। मैं जब गिरने लगा, मेरी सेहत गिरने लगी, मैं समाज में मेरी इज्जत घटने लगी, लड़कियां बड़ी हो रही थी, तब मैं अपनी मौत का इंतजार, हर बंदा मेरी मौत का इंतजार। तो शराबीपन, ये बीमारी तो अब पता चलती है। अगर हम लोगों को जिस जिस मुझे 20 साल की उम्र में मैं शराबी बन गया था, लेकिन मैं 46 साल की उम्र तक मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे पता था मेरी जीवन खत्म हो रहा है, मुझे पता था मैं मर रहा हूँ, तिल तिल मर रहा हूँ, मुझे पता था मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मुझे पता था मेरी पत्नी भी मर जाएगी, ये लड़कियां दोनों ही जो मेरी है वो यतीम हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी, इनको कोई पूछेगा। मुझे इतनी होश तक नहीं थी इन लड़कियों का क्या बनेगा। अब हम बीमारी की बात करते हैं, अब मुझे पता है, लेकिन मेरे जैसे कितने ही लोग अभी भी उसी नर्क में जी रहे हैं जिस नर्क में मैं 46 साल की उम्र तक जीता रहा हूं। ये एक संताप है, ये पता नहीं किस पापों का भोग है। शराबीपन हम कह देते हैं, लेकिन ये एक नरक का जीवन होता है जो मैंने भुगता है। और 95 में मेरी माँ का देहांत हो गया, और वो एक झटका था। मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी करता था, लेकिन शराब के उसके उसके दबाव में आया हुआ मुझे पता नहीं था कि सच और झूठ क्या है। मैं ये समझता था मेरी माँ मेरे बड़े भाई को ज्यादा ध्यान देती है, बहनों की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, मेरी लड़कियां बड़ी हो गई, मेरा कोई फाइनेंशियल मदद नहीं होती, ये सब मैं सारा कुछ अपनी, इसलिए मेरी माँ ने मेरे बेटे को मारने में इसका हाथ है, मैं अपनी माँ को दोष देता रहा। और सारी उम्र वो इसी इसी में, जब वो बड़े प्यार करती थी, और जब उसका देहांत हुआ तो लोग मुझे कहने लगे कि तेरी शराब तेरी माँ को मार।
देखो, मुझे शरेआम जो उनकी उनकी रिश्तेदारी थी, जब उनके डेड बॉडी के पास में गया, मुझे रोना भी नहीं आया। शराब पीने के बाद मैं रोया कि मेरी माँ मर गई। और मैंने जिस दिन उनका क्रिया हुई, क्रिया के बाद सब लोग चले गए, मैं बहुत रोता था। मुझे माँ के मरने का बड़ा गम हुआ, बहुत ही गम खाया, लेकिन शराब नहीं छोड़ी। मैं उस औरत को श्रद्धांजलि, अगर कोई अच्छा इंसान होता तो वो शराब छोड़ देता। मैं वो जो जहां उनका संस्कार हुआ था शमशान घाट पे, वहां जाने शुरू कर दिया और वहां शराब पीनी शुरू कर दी। अपना दोष, अपनी गलानी, जैसे मैं दोषी हूं। मैं रोता था कि हाँ माँ, मैंने तुझे मार दिया, और शराब पीता रहता था। और वही हुआ जो होना था। लोग मेरी मौत का इंतजार करते थे। मैं बहुत जल्दी नीचे गिरने लगा, बहुत जल्दी नीचे गिरने लगा। मेरा वजन घटने लगा, मैं खाता नहीं था, रोता रहता था, शराब पीता रहता था। मुझे मुझे यूरिक एसिड की समस्या हो गई, मेरे से चला नहीं जाता था। मैं घुटनों के बल घिसट के चलता था। और शराब फिर भी मैं पीता रहता। डॉक्टर कहते मत शराब पियो, आपका गाउट हो गया, गठिया हो गया था। मैं घिसटते घिसटते भी बाथरूम जाता था, पर शराब भी छोड़ता था। मेरी हालत, फिर मैं पत्नी से हमेशा कहता, अब मेरा अंत आ गया, अब मैं नहीं रहूंगा। तुम लड़कियों की शादी के लिए ये मेरे पास है, इससे तुम सरकारी नौकरी मिल जाएगी मेरे मरने के बाद। देखो कितनी बेवकूफी, कितना पागलपन। मुझे पता था मैं मर जाऊंगा। 2 लड़कियां जवान है, कोई मेरे पास पैसा नहीं, कोई घर नहीं, कोई जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे पास एक सरकारी नौकरी थी। बजाय इसके कि मैं अपने आप को संभलता, मैं अपनी पत्नी से कह रहा हूँ कि अब मेरे मरने के बाद तुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी, तो बेटियों को संभाल। ये पागलपन, ये है पागलपन शराब का। और जब मैं ए में मुझे आया, तब मैंने पहली बार सुना ये शराबीपन बीमारी है। अब वो जो अल्कोहलिज्म की बात, आई नेवर न्यू, मुझे पता नहीं था कि शराबीपन बीमारी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, बहुत से लोगों को ए में आने से पहले ये नहीं पता होता कि ये बीमारी है। और ये बीमारी, जैसे क्या कि मैं सच और झूठ में, मुझे ये पता था जो मैंने बिल्कुल सच और झूठ में कोई फर्क नहीं। मैं असंतुष्ट हूँ, हर वक्त असंतुष्ट। मैं अपनी बीवी से असंतुष्ट हूँ, बच्चों से असंतुष्ट हूँ, नौकरी से असंतुष्ट। मैं अस्थिर हूँ, इरिटेट रहता, ऑलवेज गुस्सा मेरे नाक पे रहता था, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त गुस्सा करता था। घर में घुसते ही मैं टेररिज्म क्रिएट कर देता था। मेरे मेरे मैंने जानबूझकर बूट डालते, ठक 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 करके आता था, लोग डर जाते थे। जब मैं घुसता था, मेरी माँ कहती चुप करो, वो आ गया है, अनिल आ गया है। आई मीन, आई क्रिएटेड टेररिज्म एट होम। कि मेरा रोब, मेरा गुस्सा, मुझे लगा कि मेरा गुस्सा ही मेरी एग्जिस्टेंस का सिग्नल है। मेरे बूट, मेरा ठक ठक, मेरा रोब है, और यही मेरे आने का संकेत है। ये क्या है? ये बीमारी है, जो पता नहीं था। जब मैं ए में आया, तब मुझे पहली बारी इस बीमारी का पता था, ये बीमारी है। और देखिए, आने के बाद भी मैंने इतना समय ले लिया ये समझ नहीं कि मैं बीमार, मुझे नहीं लगा मैं बीमार हूं। ये पागलपन का एक और भयंकर रूप, कि मुझे मुझे ए में आने पर भी ये नहीं लगा कि मैं बीमार। मैं मीटिंग में जाता था, सुनता था, लोग ठीक हो रहे थे। मेरा एक पड़ोसी था, वो ठीक हो गया, तो मेरी पत्नी कहती थी देखो जी, वो पहले दिन से उन्होंने शराब छोड़ी। मैं कहा यार, उसको छोड़ देनी चाहिए थी, वो है ही वो ऐसा। वो तो 2-2 महीने तो फैक्ट्री बंद रखता अपनी। मेरी सरकारी नौकरी थी, चल रही थी। वो भी, वो जो मेरा बॉस था, वो मेरा कुलीग था, मेरे साथ हम इकट्ठे पढ़े थे प्रोफेशनल कॉलेज। नहीं तो मुझे कब से नौकरी के बैंक के बाहर थे। और एक स्टेज आई भी थी, जब मेरे एक ऑफिसर ने लिख दिया था कि ये बंदा प्रमोशन के गेस्टेड अफसर बने रहने के काबिल नहीं है, ये रिश्वत लेने का आदी है, ये वुमनाइजर है, ये करप्ट है। उसने जो जो मैं था वो लिख के भेज दिया था, वो सरकार के पास रिकॉर्ड में था। मेरा ये मेरा रूप है।
लेकिन ए में जब मैं आया मुझे ये पता लगा ये बीमारी है, और जब ये पता चला कि ये मानसिक बीमारी है, अकेली मानसिक ही नहीं शारीरिक भी है, इसके दो पहलू बड़े जरूरी मुझे समझ जब आए, मुझे तब पता चला कि इस बीमारी की भयंकरता क्या है। मेरे सनक, मेरे दिमाग में, मेरे मानसिकता में बीमारी जुड़ी है। इट लाइज इन माई माइंड। मेरा मानसिकता बीमार है, मेरा मन बीमार है। मैं उसमें जो RID, वो जो सिंड्रोम, अब हम समझ आते हैं वो बड़े बड़े लफ्ज। मैं क्यों शराब पसंद करता हूँ? क्योंकि मैं हर झूठ को, मैं उल्टी पुल्टी दुनिया में रहना चाहता हूँ, जहां मैं राजा हूँ, बाकी सब प्रजा हैं, जो मैं चाहूंगा वही होगा, जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। अगर नहीं होगा तो मैं रेस्टलेस हूँ, मैं चिड़चिड़ा हुआ हूँ, मैं असंतुष्ट, मेरे हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, या मैं सबसे टॉप पे जाऊंगा या सबसे नीचे आऊंगा। मुझे बीच का रास्ता पसंद नहीं है। मेरी बीमारी ये मुझे झलक मिली। और फिर जब मुझे ये बताया गया कि ये सनक, ये जो मेरी मानसिकता है, ये मुझे हर वक्त शराब के सोच में रखती है। मेरी सनक, मेरी सोच में शराब घुसी हुई है। जरा सी बात होती है मुझे शराब सहारा चाहिए, क्योंकि वो मुझे मेरी इरिटेशन को खत्म करती है, वो मुझे, वो जो मेरे सिंड्रोम है उसको उसको मुझे खत्म करने में मदद करती है। मैं शांत हो जाता हूँ कुछ पल के लिए, और फिर शुरू होता है मेरा असली पागलपन, जिसको डॉक्टर सिल्कवर्थ क्रेविंग कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एक्चुअली तो वो समस्या थी जो मुझे कभी भी पता नहीं थी, और कभी किसी को पता हो भी नहीं सकती। हमें ये पता था कि मैं पीने के बाद रुक नहीं पाता हूँ, ये मुझे पता था, लेकिन क्यों रुक नहीं पाता हूँ इसका तो कोई मेरे पास जवाब ही नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है चलता है। एक पैग पहला पीते वक्त, जब मैं पहला पैग उठाता था मेरे हाथ कांपते थे, मैं बोतल उठा नहीं सकता था, मेरे मेरे गिलास की आधी शराब गिर जाती थी हाथ कांपने करके। लेकिन पहला पैग जाते ही मुझ में स्थिरता आ जाती थी। मैं फिर बोतल उठा के अपने आप, चाहे मुझे 40 किलो का वजन उठा, मेरा नर्वस सिस्टम इतना कमजोर हो गया, और फिर पीते ही मुझे शांति आ जाती, और वो शांति सबसे बड़ी अशांति का कारण, जिसको हम क्रेविंग कहते हैं। क्रेविंग का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, ए में मुझे मेरी सनक का इलाज है। ए में मेरी सोच में जो शराब जुड़ी हुई थी, शराब ही हर चीज का हल है। शराब से मुझे शांति मिलेगी, ये मेरी मानसिकता थी। शराब से मेरी इरिटेशन खत्म होगी, शराब से मुझे असंतुष्टि खत्म होगी। ये मेरी मानसिक रोग है। मानसिक रोग का इलाज ए में है, लेकिन मैं शराब पी लूं, आज मुझे 26 साल से ज्यादा हो गए, फिर आपके पास इसका कोई हल नहीं। क्रेविंग अगर मैं हो जाती, मैं पी लेता हूं, मेरे सिस्टम में वो होगा तो आप मुझे रोक नहीं पाओगे। फिर मुझे पता नहीं कौन रोक पाएगा। परमात्मा भी चमत्कार अगर हो जाए तो भी परमात्मा भी नहीं रोक पाएगी। मैं मर जाऊं शराब पी के, शराब पी के वापस ए में आ जाऊं, ये ईश्वर जानता है। बड़े लोग, क्योंकि वो मेरी जो क्रेविंग है वो ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है जो मुझे मारती है। इसीलिए ए में हल ये है कि मैं शराब से दूर हूं। बड़ा आसान है, शराब से दूर हो जाइए, दैट इज। लेकिन शराब से दूर हो कैसे? अब अल्कोहलिज्म का तो पता लग गया मुझे। अल्कोहलिज्म भी ये जो ऊपरी सतह की मैंने बीमारी की बात की, जो मुझे ऊपरी सतह से नजर आती थी कि क्रेविंग है जी, ऑब्सेशन है जी, ये ऊपरी सतह की बातें नजर आनी शुरू हो गई। मैं शराब छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी, मुझे लगा बीमारी खत्म, शराब छोड़ दिया, बीमारी खत्म। मैं फिर पी लेता था। मुझे मुझे पत्नी के साथ जरा सी बात होती, तूने रोटी ठीक नहीं बनाई, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, तूने, मैं दफ्तर लेट हो गया हूँ, ये तू सुंदर नहीं लग रही, तूने कपड़े कैसे डाले, हाँ शराब पी। और जिसको आप लोग स्लिप कहते हैं, वो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं 10-15 दिन के बाद तो वैसे ही शराब पी लेता था। मुझे 6 महीने लग गए ये समझते कि मैं दोबारा पी क्यों लेता हूँ। जब मैं शराबी हूँ मुझे पता लग गया,
अब मैं दोबारा नहीं पीऊंगा, क्रेविंग भी नहीं हुई, फिर मैं दोबारा उठाता क्यों? वो मेरी मानसिकता तो फंसी हुई है मेरी। जब मुझे समझ आ गई तो फिर भी मैं मानसिक रूप से क्यों ठीक नहीं हो पा रहा हूं? तब मुझे जो कहते थे कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक, मुझे 6 महीने लग गए कीप कमिंग बैक। प्यार, अनकंडीशनल लव, हग्स, एवरीथिंग बहुत काम आया। वो मुझे 10-15 दिन शराब से दूर रखता था, लेकिन मुझे हल नहीं मिला। मैं घबरा के फिर शराब पी लेता। बीमारी मुझे समझ नहीं आ रही, और मैंने एक दिन इस बीमारी का रूप देखा, जिसको मैं अभी भी कहता हूँ। शराब की बोतल में जो केमिकल पड़ा हुआ है, इथाइल अमाइल अल्कोहल, वो पावरफुल नहीं है, वो कनिंग नहीं है, वो बैफलिंग नहीं है। मेरा दिमाग, मेरी सनक बैफलिंग, पावरफुल और कनिंग वो है जो मुझसे बातें करती है, जो मुझे समझाती है कि शराब पी, तेरा हल वही है। वो जो केमिकल में क्या, वो क्या करेगा? मेरा माइंड इज वेरी पावरफुल, माय माइंड इज वेरी कनिंग। मुझे ये कहता कि यार, शराब पी के तो तू शांति से सो सकता था, ये कहाँ फंस गया? क्यों शांति मोल ले ली? बिना शराब पिए मैं इतना असहज महसूस करता था, पत्नी से आंखें नहीं मिला सकता था। वो एक्स्ट्रा मैच जो मैं दूसरी औरत के साथ संबंध थे, उससे आंखें नहीं मिला सकता था। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई पैसे की इतनी जबरदस्त कमी थी। मुझे ये नहीं समझ आता कि घर का गुजारा कैसे चलेगा। लड़कियां जवान हो रही थी, उनकी शादियों को तो बहुत दूर, कॉलेज की फीस का क्या करूंगा? ये सब समस्याएं मेरे सामने आ खड़ी होती थी। मैं घबरा के फिर शराब पी लेता। इनका कोई हल नहीं था। कीप कमिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। मीटिंगों में मेरा कोई हल नहीं मिल रहा था। ऊपरी सतह पर सब ठीक था, लेकिन निचली सतह पर कुछ भी ठीक नहीं था। मुझे एक दिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग, मेरी बेटी को एडमिशन का चक्कर था, वो उस कॉलेज में रिश्वत के तौर पर कहा कि इसकी ट्यूशन रख दो, 25,000 रुपया, और एंट्रेंस टेस्ट में ये पास हो गई। शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। मेरे पास 25,000 का 25 रुपए भी नहीं थे देने को। वो मैंने कहा वो अपने काबिलियत पे हो जाएगी, लेकिन वो काबिलियत पे नहीं हुई, उसका नाम नहीं था। मैंने उस दिन सवेरे 6 बजे अखबार में नाम उसका नहीं देखा। मुझे गुस्सा आया, बड़ा जबरदस्त। दुनिया भर में प्राइम मिनिस्टर, सरकार, सिस्टम, हिंदुस्तान, एवरीथिंग, आई स्टार्टेड अब्यूजिंग एवरीथिंग। और 2 घंटे के बाद वो मेरा गुस्सा मेरी शराब की सनक पर, आई वॉन्टेड टू ड्रिंक। मेरा उस वक्त ऐसा तलब रहा था, शराब हो तो मैं अभी पीऊं, अभी पीऊं। ये बकवास है सारा चीज। मैंने जला दो दुनिया जला दो सब। और वो मैंने पहले दिन महसूस किया, ऐसे शराब बनती है, तेरा गुस्सा शराब में बन। उस दिन मैं शराब नहीं पिया ना कि मैं चाहता था। वो ए में अपने आप को संत डिक्लेयर करने का मुझे फायदा ये हुआ कि मैं बड़ा त्यागी बन गया हूं। मैं शराब पीने के लिए कोई एनोनिमस जगह ढूंढ रहा था, ऐसी जगह मिले जहां ए के मेंबर मुझे देख ना ले। मैं उन दिनों 75-76 दिन सॉबर था, पर आफ्टर लॉन्ग, मैं दिसंबर 95 में आया था, और ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये समवेयर जून जुलाई की 1996 की है। मैं 2 मई को 30 अप्रैल को मैंने तीसरी ड्रिंक की। तब मैं शाम की इंतजार कर रहा था, तो मेरी वाइफ ने, उन दिनों मोबाइल नहीं थी, मेरी वाइफ ने एक शख्स जिसने मुझे एक ही मीटिंग में बताया था कि शराब छोड़ना ए का पहला गिफ्ट होता है, असली तो प्रोग्राम शराब छोड़ने के बाद खुलता है, उस शख्स को पेजर करके घर बुला दिया। ये उसकी बुद्धिमता थी। वो आया, वो उसकी उस शख्स की मैं प्रशंसा करता था। वो मेरा स्पॉन्सर नहीं था, मैंने किसी को लिया भी नहीं था,
क्योंकि मुझे पता था मैं शराब पीना चाहता हूँ। स्पॉन्सर तो तब लेना बंदा जब छोड़ने की कोई इच्छा हो। मैं छोड़ना नहीं चाहता, मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा बिना शराब के, ये सब मेरे से सहा नहीं जाएगा। दूसरी औरत, मेरी पत्नी, पैसे की तंगी, ये सब मैं आई विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड। और उस बंदे ने मुझे बताया कि तुम मानसिक और शारीरिक रोग की बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे आत्मा ही बीमार है। तुम्हारी आत्मा तो, तुम्हारी रूह बुरी तरह से पीड़ित है। असली बीमारी की जड़ तो वहां बैठी है। तुम इसीलिए घबरा कर शराब पी लेते। ये शराब छोड़ना तो सिर्फ ये है कि तुम्हारी बाहरी सतह पर तुम ठीक हुए हो, ये तुम्हारा इलाज नहीं है। जिसको तुम अल्कोहलिज्म कहते हो, जो आज का टॉपिक है, वो शराब की बोतल में पड़ा केमिकल नहीं है। शराब पीना अल्कोहलिज्म नहीं है। शराब पीना मेरे बाहरी नजर आने वाले सिम्टम हैं जो बताते हैं कि मेरे अंदर कुछ और गहन चल रहा है। वो जो उन्होंने लिखा है, हम 100 स्त्री पुरुष होपलेस, सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, हम ठीक हो चुके हैं मानसिक और शारीरिक से। और जब तेरी आत्मा की बात आती है, वो जब तक तू उसका इलाज नहीं करेगा, जो तेरी कारण है शराब पीने के, वो जब तक उनको तू हाथ लगाकर पॉइंट नहीं करेगा, जब तक तेरा कुछ नहीं होने वाला। तू घबरा के फिर शराब पिएगा। जैसे तेरी जैसी जिंदगी है, जैसे तू उलझनों में डूबा हुआ है इस वक्त, तू कभी भी 10 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाएगा। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं, सबसे पहले मेरी आत्मा बीमार होती है जिसमें अल्कोहलिज्म की छाप है। उसके बाद मेरा मानसिक बीमार होता है, मेरा माइंड बीमार होता है। फिर मैं शारीरिक रूप में बीमार होता हूँ, जिसमें शराब पीना भी एक सिम्टम है। जो नजर आता है कि मैं शराब पी रहा हूँ, बहुत ज्यादा पी रहा हूँ, थप्पड़ मार रहा हूँ, मारता हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, ये मेरा शारीरिक रूप है, ये शारीरिक बीमारी है। मेरी मानसिक बीमारी है, मुझे मुझे गुस्सा आ गया, मैं चिड़चिड़ा हो गया, ये मेरी मानसिक बीमारी है। पर बीच में कहाँ, उनको क्या धकेल रहा है, ये कौन पैदा कर रहा है, उसको देख। जब तक तू उसको नहीं देखेगा, वो बीमारी असली तो जिसको तुम अल्कोहलिज्म कहते हो, वो तो कहीं पीछे है, नीचे है। उसको उभार, वो जो जड़ से निकाल। ये बाहर की तेरी शराब छोड़ना इज द फर्स्ट थिंग। तू उल्टा चल गया। ए में जब ए बनी थी, तो लोगों को पहले आध्यात्मिक तौर पर ठीक किया जाता था। उसमें लिखा, उन्होंने बताया, मुझे पढ़ के सुनाया। क्या लिखा, देख। जब हम आध्यात्मिक तौर पर ठीक हो जाते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप पर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और तूने उल्टा शुरू कर लिया। तूने तो पहले शराब छोड़ी, अब खुश है भी मैंने शराब छोड़ दी। ना तो तू मानसिक तौर पर ठीक हुआ है, ना ही तू शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर ठीक हुआ है। तेरी आत्मा भी बीमार है, तेरा मन भी बीमार है, और तू शरीर में शराब छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? ये बीमारी इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रहा है। अल्कोहलिज्म लाइक समवेयर एल्स। शराब की बोतल में केमिकल इज नॉट द प्रॉब्लम। योर माइंड, योर सोल इज सिक। वो डरी हुई है। दूसरी औरतों के पास क्यों जाती है? तो अपनी वाइफ से क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? तो क्यों रिश्वत देता है? तेरी इच्छी तनख्वाह है, यू आर गेस्टेड ऑफ, तो व्हाई आर यू इंडल्जिंग इन क्राफ्ट प्रैक्टिसेस? व्हाई आर यू गोइंग टू अदर वुमेन? उसका भी घर तबाह कर रहा है, अपना भी घर तबाह कर रहा है। तू वो प्यार ढूंढता है, तब अपनी पत्नी से क्यों नहीं ढूंढा? वो कोई औरतें वो आसमान से तो नहीं उतरी, परियां तो नहीं है, तो तेरी पत्नी में नहीं है, वो उनमें कैसे ढूंढ रहा है तू? तू इतना गैर जिम्मेवार कैसे हो गया? तेरी 2 लड़कियां, एक 17 साल की, 18 साल की, 19 साल की, उनके प्रति तेरा क्या जिम्मेवारी तुझे समझ नहीं आती? तू खुदगर्ज है, तू बेईमान है। उसे मुझे आईना दिखा दिया कि तू बेईमान इंसान है, तू डरा हुआ इंसान है। ये तेरी बीमारी है, ये तुझे शराब पिलाएगी। जब तक तू इनका इलाज नहीं करेगा, तेरा कोई इलाज नहीं होने वाला। और ये इलाज अल्कोहलिक्स एनोनिमस देती है। अल्कोहलिक्स मेरी शराब नहीं छुड़ाएगी, वो मुझे एक रास्ता देगी जिसमें शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरी आत्मा को
शांत कर देगी, मेरी मानसिकता को शांत कर देगी, जिससे मेरे शारीरिक अपने आप ही शांत हो जाएगा। मैं डरा हुआ हूँ, मैं अहंकार में हूँ, मैं रिश्वत देता हूँ, मुझे सब जस्टिफाई कर देता हूँ, मैं फिर डरा हूँ, मुझे पकड़ ना ले, मैं फिर डर को पैदा करता हूँ, मैं डर में रहता हूँ। मैं जब औरत के पास भी जाता हूँ दूसरी, मैं शरियाम नहीं जा सकता, वो चोरी है, फिर मैं हेरा फेरी करता हूँ, मैं बेईमान। जब मैं डर में हूँ, बेईमान हूँ, तो मैं कितने दबाव में हूँ, मैं शांत कैसे रहूंगा? वो जो इरिटेशन, जो जो वो जो डिसकंटेंटमेंट, वो तो रहेगा रहेगा। शराब के साथ उसका कोई संबंध नहीं, वो मेरी मानसिकता के साथ। दोस्तों, जब मैं उसकी बात सुनी, मुझे समझ आई, वाकई मैंने उस दिन गुस्से को शराब में परिवर्तित होते देखा था, जब मेरी बेटी का नाम लिया था। तब मैं समझ गया बीमारी कहीं और छुपी है और मैं ढूंढ कहीं और रहा। तब मुझे उसने समझाया कि ए में पहले लोग आते थे, उसको पहले दिन कन्फेशन बॉक्स में खड़ा कर देते थे। जब ए नहीं थी, जब जब ऑक्सफोर्ड ग्रुप थे, तो वो पहले दिन कन्फेशन बॉक्स में खड़ा होकर अपने पापों को मानते थे, फिर उनका इलाज करते थे। शाम को एक्रोन घूम गए थे माफिया मांगते हुए, और तब उनकी आत्मा शांत हो जाती थी। बिल ने क्या लिखा है, मैं पढ़ के हैरान रह गया। बिल लिखते हैं कि मेरे जब दोस्त ने मुझे बताया, तो मैंने अस्पताल में बैठे सरेंडर किया, मैंने अपने पापों को देखा, मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनको जड़ से ले ले। तब से मैंने शराब नहीं पी। बिल ने प्रोग्राम ये सब था नहीं, 12 कदम नहीं थे, ऑक्सफोर्ड के प्रोग्राम जैसे उनको उनको उनके दोस्त एबी ने बताया, उन्होंने वैसा ही किया। और उसके बाद उन्होंने कहा, तब से मैंने शराब नहीं पी। बॉब पहले दिन उन्होंने कन्फेशन किया, चले गए, उन्होंने सरेंडर किया अनकंडीशनल, उसके बाद उन्होंने शराब नहीं पी। और मुझे ये रास्ता जब मिला, तब मैं यकीन हो गया कि वाकई ये जुलाई 1996 की बात है, जब मैंने अपनी इन्वेंट्री की, मैंने सरेंडर किया, थर्ड स्टेप किया, फोर्थ स्टेप किया, और वो दिन और आज का दिन मैंने शराब नहीं पी, ना ही मुझे कभी शराब का थॉट है, ना ही मैंने कभी बेईमानी की है, ना ही मैंने कभी दूसरी औरत से कोई संबंध रखा है, ना ही मैंने अपनी पत्नी पे जुल्म किए। आई हैव बिकम अ वेरी गुड फादर, आई हैव बिकम अ गुड हस्बैंड, अ गुड सिटीजन एंड गुड ए मेंबर ऑफ। मुझे अपने आप को देखना है, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता में मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी औकात को देखना है, अपनी कमियों को देखना है, उन्हें स्वीकार करना है, और फिर एक एक बताए रास्ते पर उन कमियों को एक दिन के आधार पर दूर करना है। और जो कुछ मुझे मिला है वो एक दिन के लिए ही है। मेरी बीमारी से राहत सिर्फ एक दिन के लिए, और वो भी मेरी आध्यात्मिक कंडीशन, स्थिति पर मनस्तर करती है। आज मैं कितना शांत हूं, इस पे बात पे डिपेंड करेगा कि मैं आज सॉबर हूं या नहीं। वॉट एवर आई गेट इज ए डेली रिप्रीव कंटीजेंट टू माई स्पिरिचुअल कंडीशन। वो मेरी कंडीशन, मेरे डिफेक्ट्स, मैं बेईमान, मैं स्वार्थी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मुझे रोज इन पे काम करना पड़ता है। मुझे इस पे काम नहीं करना पड़ता कि ठेके में कौन सी शराब पड़ी है, मैं शराब ना पी लूं। मुझे इसका डर नहीं, मुझे डर है कि वो जो शराब पीने वाली चीजें हैं वो मुझे धकेल ना दे, वो मुझे गिरा ना दे। शराब में पड़ी, ठेके में पड़ी शराब की बोतल पावरफुल नहीं है, पावरफुल है मेरा डर, मेरा स्वार्थीपन, मेरी बेईमानी, जो मुझे मुझे उकसाते हैं कि जा रिश्वत दे, दूसरी औरत के पास जा, जुल्म कर, शिद्दत कर, ये कर, नफरत कर। मुझे इसका इलाज करना है, मुझे इसका इलाज करना है, और इसका इलाज स्वाय 12 कदमों के कहीं भी नहीं। और वो 12 कदम मुझे किताब में के अलावा कोई भी नहीं दिखला सकता। किताब में भी जो शख्स किताब को जानते हैं, किताब में गड़े हुए हैं, किताब में चले हुए, ये किताब पढ़ने वाली नहीं है, ये किताब चलने वाली है। वी हैव टू वॉक एंड देन टॉक। आज मैं बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, ये किताब मैंने 300 बार मरतबा पढ़ी होगी। मैंने इसकी पंजाबी ट्रांसलेशन की, मुझे हिंदी ट्रांसलेशन का मौका मिला, मुझे डेली रिफ्लेक्शन को ट्रांसलेशन करने का मौका मिला। बट
इसलिए नहीं कि मुझे ये याद है किताबें जबानी, इसलिए कि मुझे इन पर चलते हुए 26 साल हो गए हैं। आई एम वॉकिंग डेली ऑन इट। टुडे ऑल्सो आई राइट माई 10 स्टेप। मेरे 10वें कदम में मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे से कहीं गलती हो गई, मेरा कौन सा डिफेक्ट उभरा है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। बाई इवनिंग मैं उस पर काम करके सोता हूँ और बांटता हूँ। जो मुझे मिला है उसको मैं बिना शक बिना बांटता हूँ, और उस बांटने से मुझे इतना मिला है, इतना मिला है। मैं वो जो डरा हुआ इंसान, बेईमान इंसान जिसको लिखा गया था इज अ वुमनाइजर, मुझे सरकार ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया, मुझे सरकार ने एडवाइजर बनाया। ये मेरी लियाकत नहीं, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को श्रद्धांजलि है, जिसने मेरा कैरेक्टर 360 डिग्री बदल दिया और मैं एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन पाया। तो दोस्तों, बीमारी अगर प्रोग्रेसिव है, ऐसा कहते हैं, रिकवरी 4 गुना प्रोग्रेसिव है। मैं उलझन में मत रहूं, प्रॉब्लम है तो है, आई शुड कम टू द सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन लाइज हमारे उसमें सोल्यूशन में कहा गया है कि जब देयर इज अ सोल्यूशन में पहले लाइन कि हम में से कितने लोगों ने अपने अंदर झांकने की कोशिश की है, अपने आप को, अपना अहंकार ठीक करने की कोशिश की है, किसी ने भी नहीं की। जब तक मैं अपनी औकात नहीं जानता, अपना अहंकार नहीं कम करता, अपने अवगुणों को नहीं देखता, अपने अवगुणों को दूर नहीं करता, तब तक हो सकता है मैं शराब ना पीऊं, कई साल शराब ना पीऊं, लेकिन मेरी आत्मिक और मेरी मानसिक बीमारी ला इलाज रहेगी। वो अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म है, वो अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म है। जैसे मुझे बुखार हुआ, 102 पैरासीटामोल खा लिया, बुखार उतर जाएगा, लेकिन अंदर की जो इन्फेक्शन है वो पैरासीटामोल ठीक नहीं करेगी। उसके लिए मुझे एंटीबायोटिक या और दवाई लेनी पड़ेगी जो उस पर कारागार हुई। यही एग्जैक्टली हमारे साथ होता है। मैंने बीमारी के बारे में जैसा मैं जानता हूँ और हालात के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं था, फिर भी बीमारी को लेकर मैं इस कैसे मैं ठीक कैसे हुआ, मैंने अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की है। अच्छा है, ये मेरा अपना विचार है, ये एक विचार नहीं, ये मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको ठीक है। मेरा ख्याल है मेरा समय भी काफी हो गया, मैं अभी आप वाणी को विश्राम देता हूँ। अरमान जी, मेरा ख्याल है अब मैं यहाँ पे समाप्त करूँ। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मैं उसके लिए तैयार। धन्यवाद।